जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतापगढ़ पांडे सर में। दोस्तों आज की अपनी यह क्लास समास प्रकरण से है। इससे पहले वाली क्लास में भी हम लोगों ने समास के बारे में पढ़ा था, जाना था क्या होता है समास, कैसे किया जाता है समास विग्रह, इन सब चीज़ों को पढ़ा था। और उसमें हमने पहले समास को, अव्ययी भाव को वहाँ पर पढ़ चुके थे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, और उसके आगे जो है द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, इन सब को पढ़ेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों हम क्लास को शुरू करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है वो हमारी तत्पुरुष समास से है। तत्पुरुष समास दूसरा समास है। ये हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद विभाग ने समास के 6 भेद माने हैं, किंतु हमारे महर्षि वरदराजाचार्य जी ने अपनी रचना लघु सिद्धांत कौमुदी में समास के 5 प्रकार माने हैं। और हमारे एक और महर्षि हैं जिनका नाम है भट्टोजी दीक्षित, उन्होंने अपने सिद्धांत कौमुदी में समास के 4 प्रकार माने हैं। इन सब की चर्चा हमने पहले क्लास में की थी, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास और उसके आगे की समास को। और दोस्तों आपको हमने बताया था कि जो हमारा समास है इसमें 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। जितने भी समास होते हैं सब में दोनों होते हैं। किसी में हमारा पूर्व पद प्रधान होता है और किसी किसी समास में हमारा द्वितीय पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि अव्ययी भाव समास में हमारा पूर्व पद प्रधान था, और तत्पुरुष समास में हमको पढ़ना है हमारा उत्तर पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होगा। पद दोनों में होंगे, एक होगा पूर्व पद और एक होगा हमारा उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। दोस्तों हमारा पूर्व पद क्या होगा? अप्रधान होगा, अप्रधान होगा। और उत्तर पद हमारा प्रधान होगा। प्रधान का मतलब यानी जो यह होगा ये हमारा विशेष्य होगा, और जो हमारा पूर्व पद होगा ये हमारा विशेषण होगा। दोस्तों सिर्फ एक प्रकार चार्ट है ये, यानी जो हमारा तत्पुरुष समास का पूर्व पद होगा वह अप्रधान होगा, वह उत्तर पद के जो विशेष्य होगा उसकी विशेषता बताने वाला होगा, जो पूर्व पद होगा तत्पुरुष समास में। और दोस्तों तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले हमें कारक के चिन्ह के बारे में पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। क्योंकि जो हमारा तत्पुरुष समास होता है ये कारक के चिन्हों के अनुसार ही होता है। तो दोस्तों हमको पता है कि हमारे कारक चिन्ह 7 होते हैं, विभक्तियां 7 होती हैं, उन्हीं के साथ हमको चलना है। किंतु हमको समास पढ़ने 6 प्रकार के। जो कर्ता कारक होता है उसको नहीं करना है, हमें 6 पढ़ने हैं। पहला हमको पढ़ना है कर्म कारक, दूसरा हमको पढ़ना है इसके आगे जो आएगा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ये हमको पढ़ने हैं। तो पहला हमका क्या पढ़ना है? प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को। तो हमको कर्ता का नहीं पढ़ना है, कर्म को पढ़ना है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से या द्वारा, तृतीय जो है विभक्ति है, करण से या द्वारा, यानी जब कोई काम किसी के द्वारा या किसी से होता है तो उसके भाव में कहा गया है, इसका जो चिन्ह होगा तृतीय करण से या द्वारा। चतुर्थ संप्रदान के लिए, यानी इसका जो चिन्ह होगा वो संप्रदान के लिए। अभी आपको उदाहरण से बताया जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम कारक का चिन्ह लिख दे रहे हैं ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। पंचमी हमारा जो होगा अपादान होगा, अलग होने से भाव से है, ये अलग होने के भाव से है ये। अगला हमारा संबंध है, छठा जो होगा का, की, के। और सप्तम जो होगा वो होगा अधिकरण कारक। सप्तम जो होगा हमारा वो होगा अधिकरण कारक, इसमें होगा में, पर। दोस्तों यही 6 कारक हमको पढ़ने हैं, और इन्हीं 6 कारक से हमारे समास तत्पुरुष समास बनेंगे। अब दोस्तों हम पहले की चर्चा करें कि जो हमारा पहला कर्म कारक है
पहला जो हमारा तत्पुरुष समास का है, किस तरह से हमारा यह समास बनेगा, इसको हमको समझना है। हम एक दो उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है गिरह कट, जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। गिरह कट, अब आपसे पूछा जाए कि गिरह कट में कौन सा समास है, तो हमको पता होना चाहिए गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला, कष्टों को काटने वाला। तो अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आपका कारक का चिन्ह को है, वो आ रहा है। अभी ये समास बना है जब आपने दो पदों को आपस में एक किया या दो से अधिक पदों को आपस में एक किया गया तो एक शब्द बन गया, वो समास कहलाया। अब अगर इसी का हम समास विग्रह करें तो हमारा हो जाएगा गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला। तो आप देखें यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह है आपका को, कर्म कारक का आपका जो चिन्ह है वो आ गया है को। तो इससे आप समझ जाएंगे कि हमारा कर्म तत्पुरुष कर्म कारक का उदाहरण है, ऐसे ही पूछा जाएगा। या अगले उदाहरण की चर्चा करें कर्म कारक की, तो हमारा जो अगला उदाहरण है वो है स्वर्गवास। एक उदाहरण है स्वर्गवास। अब यदि आप इसका विग्रह करेंगे तो इसका आपको जो विग्रह होगा वो आपको हो जाएगा स्वर्ग को वास, स्वर्ग को प्राप्त या स्वर्ग को वास, जो भी लिखे, स्वर्ग को प्राप्त या स्वर्ग को वास, इसमें भी को आ गया। या हम दूसरे उदाहरण की चर्चा करें, हमारे पास है लकड़हारा, लकड़हारा। अब आप देखें तो इसका अर्थ हो जाएगा लकड़ी को काटने वाला। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका कर्म कारक जो है वो मुख्य भूमिका में है, लकड़हारा यानी लकड़ी को काटने वाला। तो आप ऐसे जितने भी समास होंगे जब आप उनका विग्रह करेंगे, यदि उनका विग्रह करने में आपको बीच में को का प्रोनाउंसिएशन मिल जाए, को का उच्चारण मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा वो आपका कर्म कारक तत्पुरुष कर्म कारक का समास होगा। अब दोस्तों हम दूसरे समास की इसी में चर्चा करें, सॉरी दूसरे बिंदु की करण कारक की। तो हमारे पास करण कारक है, हमने आपसे बताया इसमें जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा करण कारक में से या द्वारा। तो इसका उदाहरण आपका जो होगा, जैसे हम आपसे कहें, एक हमारे पास उदाहरण है मन चाहा। हमने कहा मन चाहा, आप हम करेंगे आपने उसको मन से चाहा या मन चाहा है, वो आपका वह व्यक्ति आपका मन चाहा व्यक्ति है, वह व्यक्ति आपका मन चाहा व्यक्ति है। और अगर आप इसी को दूसरे सेंटेंस में कहें कि वह उस व्यक्ति को मैं अपने मन से चाहता हूँ, दोनों का अर्थ एक है, सेंस एक है, मन चाहा और मन से चाहा। लेकिन हमने जब इन दो या दो से अधिक पदों को आपस में एक में मिलाया तो ये संक्षिप्त में हो गया, छोटा हो गया या संक्षेप में हो गया। लेकिन अभी इसी को हम विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये मन से चाहा, मन से चाहा या प्रत्ययकरण सुद्वारा। ठीक, अब दूसरा हमारे पास है बिहारी रचित, बिहारी रचित सेम हो जाएगा बिहारी द्वारा रचित, बिहारी द्वारा रचित। तो इसी तरह दोस्तों हम अगर अगले उदाहरण की चर्चा करें इसी में, तो हमारा अगला है संप्रदान। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको हम इस साइड लिख देंगे। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं इधर अब, क्योंकि कारक चिन्ह हमको आपको पहले से पता है। चलिए वो इधर लिखते हैं हम अगला संप्रदान के लिए। चतुर्थी जो हमारा है संप्रदान है, इसका जो चिन्ह होगा होगा के लिए। चलिए दोस्तों इसमें हम उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास उदाहरण है मार्ग व्यय। एक उदाहरण है मार्ग व्यय। अब आपसे पूछा जाए मार्ग व्यय का मतलब क्या होगा, तो आप लोग क्या बताना चाहेंगे? चलिए दोस्तों आप लोग क्या बताएंगे? यानी मार्ग के लिए व्यय। हमने आपको मार्ग व्यय दिया था, हमने आपको मार्ग के लिए व्यय दिया था, या मार्ग के लिए व्यय करने के लिए रुपया दिया था, यानी मार्ग के खर्च के लिए दिया गया रुपया, कुछ भी हो। तो मार्ग व्यय का मतलब यहाँ से मार्ग के लिए व्यय, मार्ग
के लिए व्यय। या अगले उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास उदाहरण है रसोई घर। हम चर्चा करें रसोई घर। आप इसका अगर विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा रसोई के लिए घर। गर्भ गृह, गर्भ के लिए गृह, गर्भ गृह हो जाएगा गर्भ के लिए गृह। दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हैं। अब इसके आगे हम अगला करते हैं पंचमी अपादान से भिन्न, अलग होने के भाव से। हमारा अगला जो है वो पंचमी अपादान। इसका जो अर्थ होगा वो अलग होने से भाव होगा, अलग होने के भाव से होगा, पंचमी अपादान से भिन्न के भाव में होगा। चलिए दोस्तों, तो हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, इसमें को करना क्या है। चलिए इसके भी उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने कहा एक उदाहरण है देश निकाला। कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है देश निकाला, यानी देश से निकाला। अगर आप इसका विग्रह करेंगे देश से निकाला, देश से निकाला गया या देश से निकाला, जो आपका अपादान से भिन्न होने के भाव में होगा। या हम और दो उदाहरण की चर्चा करें, दो उदाहरण की चर्चा करें तो हमारे पास होगा ऋण मुक्त है एक उदाहरण। सॉरी दोस्तों, एक उदाहरण हमारे पास ऋण मुक्त, तो हो जाएगा इसका विग्रह ऋण से मुक्त। यहाँ इसका जो अर्थ है वो आपका अपादान से या द्वारा, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ से है। अभी तक क्या था कि आप ऋण से, यानी आपको किसी को, आपने किसी से कुछ पैसे या कुछ भी उधार लिया था, आपको उसको देना है, और आप जब तक उसको नहीं दे देते तब तक वो आपके संपर्क में रहेगा, आपके साथ रहेगा। लेकिन जिस दिन आप उसको उसका धन वापस कर देंगे, आप और उसके बीच में अलगाव हो जाएगा। वहाँ इस सेंस से है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वृक्षात पत्राणि पतन्ति, आपसे पूछा जाता है पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो इसमें कौन सा कारक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। तो उसके सेंस में जहाँ पे पंचमी अपादान से अलग होने के भाव से किसी भी समास में समास विग्रह हो, आपको ये सेंस मिल जाए कि यहाँ पर अलग होने के भाव से है, तो वहाँ पर आपको आँख मूंद कर तत्पुरुष पंचमी विभक्ति लगा देना है या अपादान तत्पुरुष लगा देना है, आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसके अगले उदाहरण की चर्चा करें। अपादान के बाद हमारा आता है संबंध कारक, साक्षी संबंध कारक। इसका जो है वो का, की, के। यदि हम इनके उदाहरणों की चर्चा करें तो जैसे हमारे पास एक उदाहरण है गंगा जल। अब आप देखें, अगर गंगा जल का समास विग्रह किया जाएगा तो हो जाएगा गंगा का जल। किसका जल? गंगा का जल। गंगा का जल से संबंध है या जल का गंगा से संबंध है, या कह दिया जाए दीनानाथ, दीनानाथ, सॉरी दोस्तों उल्टा लिख दिया है, दीनानाथ। यदि हम इसका विग्रह करें तो हो जाएगा दीनों के नाथ, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। तो दोस्तों ये हमारा षष्ठी संबंध था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतिम, जो हमारा है अधिकरण कारक, जिसका हमारा चिन्ह होता है में पर। चलिए दोस्तों इधर हम इरेज कर दे रहे हैं, अब इधर लिख लेते हैं हमारा जो अधिकरण कारक है। चलिए अधिकरण कारक अंतिम जो होगा तत्पुरुष समास का उदाहरण अधिकरण कारक होगा, और इसका जो चिन्ह होगा वो होगा में पर। चलिए दोस्तों इसके भी उदाहरण चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक है उदाहरण ले लेते हैं हम, आप बीती। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है आप बीती। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा आप पर बीती, आप पर बीती, आप बीती। या हम कह दें हमारे पास है नगर वास। अगला जो उदाहरण है
वो है नगर वास। यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो हमारा हो जाता है नगर में वास। तो दोस्तों ये हमारा तत्पुरुष समास का कारक के चिन्हों के अनुसार समास था और समास विग्रह था। एक बार दोस्तों इसको हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर से इसको दोहरा लिया जाता है। हमने आपको बताया कि जो हमारा समास होता है इसका अर्थ होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण करना। जैसे किसी विस्तृत रूप को छोटा कर देना समास कहलाता है, या जब दो या दो से अधिक पदों को आपस में जोड़कर एक कर दिया जाता है या एक नवीन सार्थक शब्द बना दिया जाता है तो वह समास कहलाता है। उसका हमने आपको बताया कि हमारे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने समास के 6 भेद माने, किंतु हमारे कुछ ऋषियों ने महर्षियों जो हमारे महर्षि हैं उन्होंने समास के 5 और 4 प्रकार माने। और उसके बाद दोस्तों हमने कल की क्लास में पढ़ा था अव्ययीभाव समास, और आज की क्लास में हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। अब इसके तत्पुरुष समास में हमने आपको बताया अव्ययीभाव समास में जो था उसमें हमारा पूर्व पद प्रधान था, और जो हमारा तत्पुरुष समास है इसमें उत्तर पद प्रधान है, और जो इसमें पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा तथा जो हमारा उत्तर पद होगा वो विशेष्य होगा। जो उत्तर पद होगा वो प्रधान होगा, या जो हमारा पूर्व पद होगा वो विशेषण होगा या अप्रधान होगा। उसके बाद दोस्तों हमने आपसे बताया कि जो हमारा तत्पुरुष समास है ये कारक के चिन्हों के अनुसार चलता है। जैसे हमने आपको बताया कारक के चिन्ह 7 विभक्तियों के साथ 7 प्रकार के होते हैं, किंतु हमें इसमें 6 प्रकार के पढ़ने हैं। प्रथमा कर्ता कारक को छोड़कर अंतिम के हमको 6 के 6 पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें हमारा पहला कारक था द्वितीया कर्म को तृतीया करण से या द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के भाव में षष्ठी संबंध काकी के सप्तमी अधिकरण में पर। ये 6 प्रकार की हमारी जो विभक्तियाँ थी इन्हीं के अनुसार हमारा तत्पुरुष समास चलता है जो हमने अभी पढ़ा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे चलिए दोस्तों अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक समास, इसका एक भाग और पढ़ना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नए समास। चलिए अभी उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हमारा नए समास क्या है। चलिए दोस्तों हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक हमारा आता है नए तत्पुरुष समास या नए समास। चलिए अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हमको पढ़ना कौन सा है? नए तत्पुरुष समास या नए समास। इसमें क्या है दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, कहने का मतलब जिस समास में या जिस शब्द में, जिस समास में या जिस शब्द में ना अर्थ के लिए, जिस समास में या जिस शब्द में ना अर्थ के लिए आ या अन का प्रयोग किया जाता है वह नए समास कहलाता है या नए तत्पुरुष समास कहलाता है। इसकी हम परिभाषा की अगर बात करें क्या है, जिस शब्द में ना अर्थ के लिए, ना अर्थ के लिए आ या अन का प्रयोग किया जाता है, अन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, नए समास या नए तत्पुरुष समास कहलाता है, कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों जैसे उदाहरण की चर्चा करें, 2-4 उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही सरल समास है ये। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं असंभव। हमने एक उदाहरण लिया असंभव, यानी आप देखिए यहाँ पर ना अर्थ के लिए आ का प्रयोग हुआ है। हम इसको कह सकते हैं ना संभव, असंभव, दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे हमने कहा असंभव यानी आप इसका अगर विग्रह करेंगे होगा ना संभव। असभ्य, अब आप देखें असभ्य का अगर आप करते हैं विच्छेद तो आपको विग्रह करते हैं तो आपका हो जाएगा ना सभ्य।
तो दोस्तों कहने का मतलब हमने कहा जिस शब्द में ना अर्थ के लिए आ या अन का प्रयोग किया जाता है उसे नए समास कहते हैं या नए तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए दोस्तों हम और कुछ उदाहरणों की चर्चा कर लें। जैसे हमारे पास है अभाव, एक उदाहरण है अभाव। यदि हम इसका विग्रह करें तो हमारा हो जाएगा न भाव। या हमारे पास उदाहरण है अनंत, यदि इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा ना अंत। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि जब ना अर्थ के लिए आ का प्रयोग होगा तो वह जितने भी समास हुए होंगे हमारे नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। चलिए दोस्तों आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो हमारा अगला समास है, यानी तीसरा समास है कर्मधारय समास, जिसमें हमने आपसे पहली क्लास में चर्चा किया था कि जो हमारा कर्मधारय समास होगा इसमें भी हमने आपको पहले ही बताया कि जितने समास हैं सब में दो पद होंगे, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। तो हमारे कर्मधारय समास में भी दो पद होंगे, एक पूर्व और एक उत्तर। जो हमारा पूर्व पद होगा वह विशेषण होगा तथा जो उत्तर पद होगा वो विशेष्य होगा। अर्थात कहने का मतलब जो विशेषण होगा वो विशेषता बताएगा, किसकी जो विशेष होगा उसकी विशेषता बताएगा। यानी इसमें भी हमारा कह सकते हैं उत्तर पद प्रधान होगा। चलिए दोस्तों, और हमारा जो बहुब्रीहि समास अंतिम समास होगा छठा समास, वो कर्मधारय से मिलता जुलता होता है। जो हमारा कर्मधारय समास होगा यह तीसरे की ओर इंगित करेगा किंतु तीसरा होगा नहीं, जबकि बहुब्रीहि समास में तीसरे की ओर इंगित करेगा लेकिन तीसरा होगा। ये समझना है। कर्मधारय समास में तीसरे की ओर इंगित करेगा, आपको बताएगा कि तीसरे के लिए, लेकिन तीसरा होगा नहीं, जबकि बहुब्रीहि समास में तीसरे की ओर आपको बताएगा और तीसरा शब्द होगा। यही दोनों में अंतर है। चलिए हम अब इसके बाद चर्चा करेंगे कर्मधारय समास की। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। हम चर्चा करेंगे कर्मधारय समास की। दोस्तों इसके पहले हमने आपको बताया कि जो हमारा कर्मधारय समास होगा ये तीसरे को बताएगा किंतु तीसरा नहीं होगा। यदि हम कर्मधारय समास की चर्चा करें तो हम इसका विग्रह बना देते हैं। जो हमारा कर्मधारय समास होगा इसमें भी एक होगा पूर्व पद और एक होगा दोस्तों उत्तर पद। एक होगा पूर्व पद और एक होगा उत्तर पद। इसमें भी हमारा उत्तर पद प्रधान होगा। जो प्रधान होगा वो विशेष्य होगा और जो हमारा अप्रधान होगा वो विशेषण होगा। जो अप्रधान होगा वो विशेषण होगा। चलिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा, जो दूसरा पद होगा वो विशेष्य होगा। यानी पहला पद दूसरे का विशेषता बताएगा। यानी कहने का मतलब कह सकते हैं कि इसमें उपमेय और उपमान का संबंध होगा। बहुत ही सरल है। आइए इनके कुछ उदाहरणों की चर्चा कर लेते हैं। तो इनका जो उदाहरण होगा, हम कुछ उदाहरण लेते हैं जो कि हमारे सभी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे पास एक बहुत फेमस उदाहरण है नील गाय। दोस्तों अगर अभी आप नील गाय को अलग करेंगे तो कैसे कहेंगे? आप कहेंगी वह गाय नीली है, या आप कहेंगे वह जो गाय है नीली है, या है जो गाय नीली, या नीली है जो गाय। आप कुछ इस सेंटेंस में कहेंगे। आप बता नहीं पाएंगे कौन सी गाय, लेकिन आप उसका अर्थ निकाल देंगे कि नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। आप इसका अगर विग्रह करेंगे आप यही करेंगे नीली है जो गाय। अब इसमें आपको कोई तीसरा नहीं मिल रहा है तो ये आपका कर्मधारय होगा। यदि यहीं पर आपको तीसरा मिल जाता है, जैसे आपको इसको लिखना है कर्मधारय में, लेकिन अब जो लिखने जा रहे हैं इसको नहीं लिखना है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लें पीताम्बर। हमारे पास एक उदाहरण है पीताम्बर। हम अभी बोले यानी कहने का मतलब पीला है अंबर, जिसका पीत मतलब होता है पीला। पीला है अंबर जिसका अर्थात पीला है वस्त्र जिसका अर्थात कौन? हमारे कान्हा जी। कान्हा जी का मतलब कृष्ण जी। पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण जी। तो ये उनके लिए हो जाएगा। तीसरे को बता रहा है तीसरा है, किंतु जिसमें तीसरे को बताए और तीसरा हमें न मिले वो हमारा कर्मधारय समास का उदाहरण होगा।
चलिए दोस्तों, हम और कुछ उदाहरण की अगर चर्चा कर लें, जैसे हमारे पास अगला उदाहरण है महात्मा। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप कहेंगे महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा। कौन सा समास? कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा, आत्मा है, आत्मा विशेष से है, आत्मा विशेष से है, लेकिन आत्मा कैसी है? महान है। और ये महा शब्द इस आत्मा की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हमारा विशेषण है और हमारा विशेष से है। महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा। या जैसे में एक उदाहरण और ले लें, हमारे पास अगला उदाहरण है अधपका। अधपका ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अधपका, यदि आप इसका विग्रह करेंगे तो आप क्या हो जाएगा? आधा है जो पका, आधा है जो पका। क्या है आधा पका? पता नहीं, आम भी हो सकता है, आपका पपीता भी हो सकता है, अमरूद भी हो सकता है, कोई भी फल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसा है? आधा पका है। तो आपको यहाँ तीसरा नहीं मिला, विशेषता है, जो चीज़ है उसकी विशेषता है, कुछ है जो आधा पका है, क्या है वो नहीं पता है। चीज़ वो विशेष से है जो चीज़ है, और जो आधा ये उसकी विशेषता क्या है कि आधा पका है, उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर आपको विशेषण और विशेष दोनों मिल गया, उपमेय और उपमान का संबंध मिल गया, किंतु तीसरा नहीं मिला, इसलिए आपका ये कर्मधारय समास होगा। चलिए दोस्तों, हम और कोई उदाहरण अगर ले लें, हमारे पास है महाजन। या ये जितने उदाहरण हैं ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास एक है उदाहरण निर्विवाद, एक है कमल नयन। ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कमल नयन। चलिए दोस्तों, हम यदि इनका विग्रह करें, एक है सद धर्म। ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यदि हम इनका विग्रह करें, महाजन का हो जाएगा महान हैं जो जन, महाजन। निर्विवाद, बिना विवाद के है जो, बिना विवाद के हैं जो, वो निर्विवाद। कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसका, या कमल के समान नयन। आप जोड़ सकते हैं, कमल के समान है नयन जिसका। सदधर्म, सत है जो धर्म। तुम दोस्तों, ये कुछ कर्मधारय समास के उदाहरण थे जो हमारे सभी एग्जाम में, यानी स्टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं, या आपका सीटेट का भी एग्ज़ाम हो रहा है, या केवीएस का भी एग्ज़ाम हो रहा है, आप हिंदी वहाँ अगर प्रश्न पत्र में हिंदी आया है तो आपको इन उदाहरणों में से अगर कर्मधारय से आएगा तो एक दो उदाहरण ज़रूर आ जाएगा। अगर वहाँ से आएगा तो एक कुछ उदाहरण है जो हमसे पूछे जाते हैं, एक दो और है उसको आपको भी साइड में लिखा दिया जाता है। एक हमारे पास है परमात्मा है, परमात्मा है यानी परम है जो आत्मा। परमानंद कर लीजिए, क्योंकि परमात्मा एक है, हम इसको परमानंद कर दे रहे हैं। परमानंद यानी परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परमानंद। और एक उदाहरण और जो है कि महत्वपूर्ण है, वो हमारा है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र अर्थात श्वेत, श्वेत यानी सफेद है जो पत्र। तो दोस्तों, ये हमारा कर्मधारय समास था। बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने कल की क्लास में, और इसके आगे जो हमारा समास बचा है हमारा दीर्घ समास, द्वंद्व समास और वैवाहिक समास, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।